नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे का और खबरें देखेंगे विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, निवेश को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस कॉन्क्लेव में देश दुनिया के निवेशक पहुंचे हैं। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा निवेशक मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी मौजूद रहे। आपको बता दें, कॉन्क्लेव से संबंधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। कोयला से लेकर हीरे के उत्पाद में मध्य प्रदेश एक बड़ा नाम है। सीएम ने जबलपुर के लिए भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जबलपुर में जल्द ही रेडीमेड गारमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। वहीं डिफेंस के सेक्टर में बड़ी एमओयू साइन किया गया है। आपको बता दें, जिसके तहत टैंक भी मध्य प्रदेश में अब बनाए जाएंगे। 4 साल से भारत की पहचान अपनी अलग प्रकार की थी। काल के प्रवाह में उस पहचान पर कोई ग्रहण लगा, कोई बात नहीं, सुन के कितना अच्छा लगता है। जो 250 साल तक हमको लूट के ले गए, लेकिन 70-75 साल में हमने उनसे आगे बढ़कर के पुनः मुकाम हासिल किया। 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के ये यहाँ का पुरुषार्थ, पराक्रम, हमारा पौरुष, हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस कि काल के प्रवाह में जैसे स्प्रिंग को जितना चाहो दबा लो, जैसे ही छोड़ोगे वो उछल करके वापस अपना स्थान ग्रहण करेगी। कितना अच्छा लगता। अभी यहाँ हमारे बीच एमओयू हुए, तो अभी तक तो हमारे यहाँ गन बनती थी, क्या बनती थी, तोप बनती थी। अब टैंक बनने का एमओयू हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने रक्षा संस्थान के माध्यम से। नई एक करवट ले रहा, समय बदल रहा है। और यहीं पे 16 औद्योगिक पार्क महाकौशल में जो विकसित किए जा चुके थे, 517 एमएसएमई की इकाइयां स्थापित है, 5,725 करोड़ का रोजगार 20,000 लोगों को मिल रहा है। अब 20,000 लोगों के रोजगार के बलबूते पर, लेकिन आज भी अब जो बदलते दौर में लगभग 25 इकाइयों का भूमि लोकार्पण और 50 से ज्यादा इकाइयों का एक साथ, ये कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया है। सभी प्रकारों को चीज को समेकित रूप से जोड़ने का प्रयास किया करेंगे, जिसमें जबलपुर आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा, तो जबलपुर को भी कुछ देने का बनता है। तो बहुत जल्दी जबलपुर में टेक्सटाइल और गारमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से एक क्लस्टर जिसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा रहेगी, जिसमें बहनों को खास करके सीखने की और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर संभावना बनेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि अब डिफेंस के सेक्टर में बड़ा एमओयू साइन किया गया और अब मध्य प्रदेश में टैंक भी बनाए जाएंगे। साथ ही जबलपुर में रेडीमेड गारमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा। क्या कुछ जानकारी दुर्गेश बता दीजिए जनता को। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से कॉन्क्लेव चल रहा है और कॉन्क्लेव में अब धीरे धीरे जो मंथन चल रहा है और उस मंथन से अब कुछ ना कुछ निचोड़ ज़रूर महाकौशल क्षेत्र के निकल रहा है। जैसे कि हम बात करें कि डिफेंस क्लस्टर के बारे में, जब डिफेंस सेक्टर की हम बात करते हैं तो टैंक बनाने के लिए यहाँ पर एमओयू साइन किया गया है। अशोक लीलैंड जो नामी ग्रामी कंपनी है देश की, उसने ये एमओयू साइन किया है और इसके साथ साथ गारमेंट क्लस्टर को लेकर बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात की गई। तो निश्चित तौर पर ये जो बड़ी घोषणाएं हैं ये धीरे धीरे करके और भी आगे निकले, क्योंकि ये मंथन चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि मंथन जब चलता है तो उसका कुछ ना कुछ निचोड़ जरूर निकलता है और यही इस कॉन्क्लेव की कोशिश है कि यहाँ पर जब शाम तक हम जब बातचीत करें तो एक हजारों करोड़ों रुपए के निवेश की बात करें, क्योंकि जबलपुर पूरे महाकौशल क्षेत्र में अगर ये निवेश होता है तो निश्चित तौर पर इससे आने वाले भविष्य में बेहतर उम्मीदें हम कह सकते हैं, बेहतर संभावनाएं जाग सकती हैं। और चूंकि हर एक सेक्टर की बात हो रही है, चाहे एग्रो हो, माइंस हो, टूरिज्म हो, डिफेंस हो, तो ये ऐसे सेक्टर है जिनमें संभावनाएं अपार हैं। बस जरूरत थी कि इन्वेस्टर आए
और आज जब जो दो बड़ी जानकारी हमको निकलकर सामने आई है कि टैंक बनाने की बात की गई है और ट्रेनिंग सेंटर गारमेंट क्लस्टर को लेकर, तो निश्चित तौर पर आगे चलकर और भी हमें अच्छी अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि इन्वेस्टर से अभी चर्चाएं होना बाकी है। अभी मुख्यमंत्री लंच कर रहे हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री लंच कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर 1-to-1 चर्चा होगी। जब 1-to-1 चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर उसका निचोड़ कुछ और निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, तो जिस तरह से अभी और निवेशकों से बातचीत होगी और लगातार आप ये तमाम जानकारी विस्तार न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं, आगे भी लगातार अपडेट देते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें पूरे देश में चतुर्मास की शुरुआत हो चुकी है। यह चतुर्मास 20 जुलाई से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा। ऐसे में पूरे देश के कई साधु साध्वी चतुर्मास में रायपुर में रहेंगे। आपको बता दें इस दौरान सभी साधु साध्वी तपस्या करेंगे और समाज को धर्म के राह में चलने के लिए प्रेरित करेंगे। चतुर्मास की तैयारियों को लेकर आयोजककर्ता जैन समाज के पारस जैन, दीपेश संचेती व प्रमोद जी ने जानकारी दी है और आयोजन की पूरी रूपरेखा को साझा किया है। रायपुर की पावनधरा में विनय कुशल मुनि और साथ ही विराग मुनि का आगमन हुआ है, जिनका प्रवचन जैन दादा बाड़ी MG रोड में किया जाएगा। चातुर्मास शुरू होने वाला है। 20 जुलाई से 15 नवंबर तक चातुर्मास होगा। ऐसे में पूरे देश से अलग अलग जगहों से साधु और साध्वियां जो हैं रायपुर के इस जगह पे आए हुए हैं। रायपुर के कई जगहों पर ये कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें जो साधु हैं वो प्रवचन देंगे और समाज को सत्य के मार्ग पर आगे चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इन सब को जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष पारस जैन जी हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। पारस जी, आप पहले बताइए कि चातुर्मास क्या है, क्यों इतनी अहम इसकी भूमिका है और कैसे आप लोग ये 4 महीने में क्या क्या करने वाले हैं? सर्वप्रथम मैं सबका सादर अभिनंदन करता हूँ। चातुर्मास में लगभग ऐसा होता है कि वर्षा काल में जीवोत्पत्ति बहुत अधिक मात्रा में होने लगती है। इस वजह से जैन साधु संत जो है ये 4 महीने एक जगह स्थिरता रखते हैं। जैन धर्म के उपदेश जिनवानी जो भगवान महावीर स्वामी ने जो मार्ग बताया है सभी समाज के लोगों के लिए, जो किस तरह हमें जीवन जीना चाहिए, उस वाणी को वो पूरे समस्त रायपुर छत्तीसगढ़ जहाँ भी वो उपस्थित होते हैं जन भावना को देखते हुए वो जिनवाणी का प्रसार अपने मुखारविंद से करते हैं, जिसमें हमें आत्मा का कल्याण हेतु सांसारिक जो चीज़ें हैं उनको छोड़कर आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष में जाने के लिए जो मार्ग बताते हैं उसका मार्गानुसरण हमको करना चाहिए। ऐसा और इधर 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा। आपको बता दें गुरु पूर्णिमा त्यौहार हर साल के आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और बता दें उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ अकादमिक गुरुओं के सम्मान में उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। लोग अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। बता दें गुरु मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई जगहों पर गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाने वाले नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। लोग इस दिन दान पुण्य भी किया करते हैं। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा की तिथि है और निश्चित तौर पे उस दिन गुरुओं के सम्मान की बात होनी चाहिए और गुरुओं का या शिक्षकों का की जो भूमिका है समाज में, समाज के निर्माण में, अच्छी शिक्षा के लिए और कैरियर के लिए जितने गुरुओं की भूमिका है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और गुरुओं के दम पे ही समाज पढ़ा लिखा, योग्य और सुसंगत, संस्कारवान, अनुशासन, ये सारे गुण एक गुरु से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक हमारे जीवन में है। बर्तन जैसा आकार, जैसे मिट्टी से बर्तन का जो आकार कुम्हार गढ़ता है, वैसे ही मनुष्य कच्चा मिट्टी की तरह होता है। उसको गुरु के ज्ञान के ही माध्यम से गुरु ज्ञान देता है, तभी जो है शिष्य जो है एक आदर्श मनुष्य बन पाता है, एक जिम्मेदार मनुष्य बन सकता है, एक सामाजिक बन पाता है। तो जीवन में गुरु का सर्वोपरि महत्व है।
और इधर विस्तार न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, रायपुर के नजदीक आरंग के मालीडी गांव में पीएचई विभाग और ठेकेदारों के लापरवाही की खबर विस्तार न्यूज ने 18 जुलाई को दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के 24 घंटे के अंदर 19 जुलाई को सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। विभाग की ओर से पूरे प्रदेश भर में हो रही जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही को लेकर एक्शन लिया गया है। तो वहीं मालीडी गांव में जल जीवन मिशन में कार्य कर रहे ठेकेदार को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और अब बात ग्वालियर की, जहां पर आपको बता दें गोल्डन टावर मल्टी के सभी पिलर की टेस्टिंग करने के लिए निगम अब तैयारी कर रहा है। बता दें, नगर निगम पिलर की जैकेटिंग, कंक्रीट के स्ट्रेंथ, सरिया की रिइंफोर्समेंट और साथ ही केमिकल टेस्ट का जांच करने का प्लान बना रहा है। बता दें कि 4 दिन पहले ग्वालियर के गोल्डन टावर का पिलर टूट गया था। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ग्वालियर में 17 जुलाई को 27 परिवारों के साथ बड़ी घटना होने से टल गई। ठाटेपुर की नेहरू कॉलोनी में बनी गोल्डन टावर मल्टी का अचानक एक पिलर टूट गया। जब पूरी बिल्डिंग एक ओर झुकने लग गई तो लोग अंदर से निकलकर सड़क पर आ गए। घटना के बाद से सभी 27 परिवार सदमे में हैं और पूरी तरह बेघर हो चुके हैं। एकदम है ना, ऐसा लगा जैसे भूकंप आया है और नीचे पिलर डैमेज। सारे लोग निकल के भागे हैं, खाना वाना कुछ नहीं खाया, जैसे थे वैसे ही भागे। जब से ही है ना बाहर है और मल्टी का आप हाल देख रहे होंगे, सब डैमेज हो चुकी है नीचे से। पर ये तो बहुत ही दुख की बात है, हम तो घर से बेघर हो गए। टूटे पिलर को जैक लगाकर बिल्डिंग को साधा गया है। बताया जा रहा है कि ये मल्टी बिल्डर मोहन बांदल ने बनाई थी। इस घटना को लेकर अधिकारियों ने जांच के आदेश भी दिए थे और बिल्डर को नोटिस भी जारी किया था। इस घटना पर नगर निगम की टीम अब एक्शन मोड में आ गई है। घटना के बाद नगर निगम अब बिल्डिंग की जांच करने वाला है। नगर निगम ने पिलर की जैकेटिंग, कंक्रीट की स्ट्रेंथ, सरिया की रिइंफोर्समेंट और केमिकल टेस्ट के जांच को लेकर प्लान बनाया है, जिसके बाद नगर निगम अपनी टीम बनाकर ये जांच जल्द ही शुरू करने वाला है, जिसके बाद से अब इस बिल्डिंग का पिलर टूटने की सही वजह सामने आ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा कि कैसे ग्वालियर में बिल्डिंग का जो पिलर है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और कई लोग बेघर हो गए। अब जांच आगे जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं, जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के बाद लापरवाह अधिकारियों पर सरकार ने कार्रवाई की है। विभाग के 6 कार्यपालन अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 4 जिलों के कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं विस्तार न्यूज ने भी आरंग के मालीडी गांव में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों की लापरवाही को लेकर खबर दिखाई थी। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि जहां भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जीवन मिशन में हो रही लापरवाही को लेकर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है। न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अपितु आम लोगों के लिए ये अति महत्वाकांक्षी योजना है। और इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में जो भी लापरवाही करेगा, जो भी इसमें गड़बड़ी करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित किया है, 4 को कारण बताओ नोटिस दिया है। और जो ठेकेदार हैं जिन्होंने बहुत विलंब किया है, ऐसी 144 परियोजनाएं हमने निकाली है, उन पर भी कार्यवाहियां होगी। जल जीवन मिशन आम लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण योजना है। इसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से सुनिश्चित हो, ये सभी की जवाबदारी है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जो कि बालोद से। आपको बता दें, तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चे की मौत हो गई है। 5 वर्षीय मयंक साहू और 4 वर्षीय लक्की साहू गांव के तालाब किनारे खेलते हुए पानी में डूब गए। मछुआरों की मदद से आपको बता दें, जो जाल फेंका गया था उससे मासूमों का शव बाहर निकाला गया है। अवैध मुरुन खनन का कार्य के कारण ज्यादा गहरा हो गया था ये तालाब, जहां ग्रामीणों के बात को लेकर अब इससे लेकर आक्रोश है।
पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है। गुंडरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम डौकीडी की घटना बताई जा रही है, तो परिवार में और गांव में अब मातम पसरा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे, 2 बच्चों की मौत हो गई है गांव के तालाब के पास में खेलते हुए, और अवैध मुरुम खनन भी किया जा रहा था जिससे बच्चे डूबे हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, काफी दुखद खबर है कि 2 मासूम बच्चे जो है वो जो अवैध खनन जो मुरुम खनन करते हैं उसके गड्ढे में डूबे हैं। इसे आप तालाब कहना ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये अवैध मुरुम खनन के गड्ढे हैं जिसको इससे मुरुम निकालकर इन्हें छोड़ दिया जा सकते नहीं करते। कहीं कहीं इसमें जो खनिज विभाग है उन अधिकारियों को भी का भुगतान ये 2 बच्चों की मौत की वजह से हुई है, क्योंकि अवैध खनन माफिया हमेशा इस तरह के गड्ढे खोदते हैं और छोड़ दिया करते हैं। बरसात का समय है और ऐसे में ये जो गड्ढे होते हैं काफी गहराई पे होते हैं, जिसका भुगतान आज 2 मासूमों को अपनी जान गंवा के करनी पड़ी है। कहीं ना कहीं इस मामले को बड़े काफी गंभीर है। यहाँ की स्थानीय प्रशासन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी अवैध मुरुम खनन हो रहे हैं, जो गड्ढे हैं, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ये जो मामला सामने आने के बाद तमाम उस गांव में मातम फैसला हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच में भी जुट गई है और तमाम तरह की जांच करी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है महिमा, ये जो आप तालाब कह रहे हैं, तालाब नहीं है, ये अवैध मुरुम खनन करने के बाद जो गड्ढे होते हैं वो गड्ढे हैं जो कि काफी गहरे होते हैं। यही वजह है कि बच्चे उसमें गए, उसकी जद में आए और डूबने से उनकी मौत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, जैसे कि गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं जिससे 2 मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस तमाम जानकारी के लिए दिलीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें दंतेवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला मुख्यालय से नकुलनार को जोड़ने वाली सड़क के मासेनार गांव में पुल के ऊपर से नाले पर पानी बह रहा है। आपको बता दें इसके बाद भी सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। नाला पानी में भरने से आपको बता दें कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। सुकमा में भी हालात अच्छे नहीं है। तूफान की वजह से लगातार यहां बारिश हो रही है, जिससे गोदावरी और शबरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मुख्य राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है क्योंकि एर्राबोर पुल और बिरला पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शबरी नदी के किनारे बसे लोगों का जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं बात करें गरियाबंद की, जहां गरियाबंद में डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। किसान का ट्रैक्टर फिर एक बार नदी में फंस गया। 3 दिन पहले भी नदी पार कर रहे स्थित यहाँ पर आपको बता दें मक्का का जो खेती करके किसान लौट रहा था उसका भी ट्रैक्टर यहाँ पर फंस गया था। और आप देख सकते हैं 3 दिन बाद एक बार फिर यहाँ पर इसी घाट में एक और ट्रैक्टर फंसा हुआ है। तो ये तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई जगहों पर डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार बारिश हो रही है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है लोगों का। दंतेवाड़ा भी देख सकते हैं जहां पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कई जगह जिला मुख्यालय से गांवों का संपर्क टूट चुका है। और बात अब राजधानी रायपुर की, जहां पर रामनगर के वार्ड 24 और 25 में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां के लोग रामनगर चौकी और गुड़ियारी पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लोग यह प्रदर्शन नशा कारोबार और असामाजिक तत्वों के खिलाफ मारपीट की दहशत को लेकर ये विरोध कर रहे थे, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कर्मा चौक में चक्का जाम कर दिया। रामनगर के कर्मा चौक में हैं हम और पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चक्का जाम कर दिया गया है। सभी स्थानीय नारे लगाते हुए यहाँ पर बैठे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है लापरवाही बंद करे। कुछ दिन पहले गुड़ियारी में भी एक घटना हुई थी और सामने आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भी मौजूद है। गुड़ियारी में एक घटना हुई थी, बहुत दर्दनाक घटना थी। एक युवक को मार के फेंक दिया गया था और ये युवक वही है जिसे मार कर फेंका गया था और अभी तक इसे मारने वालों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। अधिकारी यहां सुरक्षा समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं और विस्तार न्यूज़ पहुंच चुका है इन सभी की बातचीत करने, इनसे जानने की कोशिश करने क्यों आप लोग कर रहे हैं चक्का जाम। रामनगर क्षेत्र में जो हत्याएं, लूटपाट की जो घटनाएं हो रही है, जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर के
आज जाए एक दूसरी जो है धरना दिया जा रहा है। कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है। अभी 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई होने के आश्वासन दिया गया है। 2-3 दिन तक किसने आश्वासन दिया? अभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे करके। पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्दी आरोपी गिरफ्तार होंगे। और चौकी में तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की गतिविधियों जो आरोप लग रहे हैं सबका समाधान किया जाता है, सबको जेल भेजा जा रहा है, कहीं कोई ढिलाई नहीं बरत रही है। के साथ मारपीट करके इनको लगभग ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था, फेंक गए थे, उन्हें अभी तक नहीं पकड़ पाए। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी टीआई इस तरह से सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, उनके पास कुछ देने के लिए और नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। और इधर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रदेश के अधिकतर किसान धान की खेती करते हैं, लेकिन दुर्ग जिले के किसान इन दिनों गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन परियोजना से बेहद परेशान हैं। मॉनसून आते ही खेती का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें, पर दुर्ग जिले के किसान खेती नहीं कर पा रहे। उसकी वजह है गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन परियोजना, जिसका पिछले 1 साल से किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि 27 जून को ग्रामडौर से गेल इंडिया के 15 से 20 कर्मचारी, आपको बता दें, पुलिस लेकर आए और 5 किसानों के खेतों में जेसीबी चलाकर फसल बर्बाद कर दी। बता दें, इस कार्रवाई से ग्रामडौर के किसान काफी नाराज चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के किसान अधिकतर धान की खेती करते हैं और अधिकतर किसान सरकार से लोन लेकर खेती करते हैं। इस वक्त धान की खेती का सीजन चल रहा है। किसान हल्की बारिश होने की वजह से अब खेतों में धान लगा रहे हैं। ये किसान का खेत है और यहाँ पे आप देखिए जो धान के जो थरहा होता है, इसकी बुआई की गई थी। थरहा थोड़ा दूर तक उग गया है और उस पर यहाँ पे देखिए ये पूरे जेसीबी चला दिया गया है। बात निकल कर सामने आ रही कि गेल इंडिया का गैस पाइपलाइन इस क्षेत्र से बिछाया जा रहा है। आप देखिए इस साइड में देखिए गेल इंडिया का पाइपलाइन है, यहाँ से बिछाया जा रहा है। गोंदिया से लेकर झारसुगुड़ा तक इस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन इसमें जो किसानों ने हमको बताया है कि हमें बिना किसी जानकारी के हमारे खेतों पे जो फसल लगे थे उस पर बुलडोजर चला दिया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा रघुवर प्रसाद साहू, ग्रामडौर का निवासी हूँ सर मैं। अच्छा, ये बताइए रघुवर जी, ये खेत में आपका बुलडोजर या जेसीबी किसने चलाया है? वो गेल इंडिया जेल पाइप वाले मैंने चलाया है वाला सर। ये बताओ क्यों तोड़ रहे हैं आप? वो गैस पाइप जाने के लिए तोड़ रहा है। तो मुआवजा तो आपको दे रहे हो? मुआवजा वही 2-2.5 लाख रुपए बन रहा है। 1-1.25 करोड़ रुपए एकड़ चल रहा है और मेरा 1-1.25 से 1.5 एकड़ जा रहा है, तो मेरे को क्या पोसाएगा? इसलिए मैं नोटिस नहीं लिया, ना मैं दूंगा भी नहीं। तो देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो किसान बता रहे हैं कि गेल इंडिया का यहाँ पर पाइपलाइन बिछ रहा है, लेकिन जो बात इस किसान ने बताई कि यहाँ पे उनके खेत पर जेसीबी चला दिया गया है। यहाँ पे फसल उगा हुआ था और इनका कहना है कि जो गैस इंडिया के जो लोग हैं, इनको जो खेत के मुआवजा के तौर पे जो राशि दे रहे हैं वो काफ़ी कम है, जबकि इस वक्त इस खेत का वैल्यू किसान के हिसाब से 1.25 करोड़ रुपए है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज। और इधर छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी किसान वर्ग की है और इनमें से अधिकतर आबादी खेतों के लिए बारिश पर निर्भर है। लेकिन आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश ना होने की वजह से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। बीते 5 वर्षों की स्थिति को देखें तो प्रदेश में 15 जुलाई के बाद ही अच्छी बारिश होती है। कम बारिश के कारण अब तक 50 लाख हेक्टेयर के कुल रकबे में से 23 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई है। कम बारिश के कारण किसान बुआई करने से घबरा रहे हैं। अच्छी बारिश के इंतजार में आषाढ़ के महीने का इंतजार हो रहा है, आपको बता दें, क्योंकि अब ये भी बीतने वाला है। वहीं बारिश नहीं होने से कृषि कार्य पिछड़ता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस साल जो है छत्तीसगढ़ में बारिश जो है कम हुई है, जिसकी वजह से खेती में, धान की खेती में बहुत से चीज़ प्रभावित हुए हैं। देखिए, बुआई का काम हो गया था। 50 लाख हेक्टेयर में से तकरीबन 23 से 24 लाख हेक्टेयर ही धान की बुआई हुई थी। अब बुआई के बाद जो होता है रोपाई होता है और रोपाई में पानी के अधिकतर इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोटर लगा लेते हैं, पंप लगा लेते हैं, उनका काम कहीं ना कहीं थोड़ा कम प्रभावित होता है। लेकिन जो लोग
नेचुरली डिपेंड रहते हैं, वर्षा पे डिपेंड रहते हैं, उनके काम पूरी तरीके से प्रभावित होती है। ऐसे ही कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, कुछ किसान महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार की कम वर्षा में उनको कितना जो है इफेक्ट होने वाला है, कितना प्रभाव उन पर पड़ने वाला है। नहीं गिरा, पानी तो नहीं गिरा थे। अब हमार रोपा ला लगाबो कहा था तो पानी चुआनी नहीं गिरा थे। और मोटर गाड़ी वाला मन तो मोटर में चल दी। अब हम आना खेती किसानी भरोसा हरन, अब पानी गिरी तभी हमार मन के काम जमी। अब पानी अच्छा नहीं गिरा थे तो हमन काला लगावन। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में वाइड स्प्रेड रेनफॉल जो है अगले 2 दिन तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हमने एक्सटेंडेड रेंज में मतलब अगला 15 दिन का रेनफॉल का आउटलुक देखा है तो पिछले 15 दिन या 20 दिन आपको थोड़ा रेनफॉल इंटरमिटेंट हो रहे थे। मतलब एक मानसून द्रोणिका का वजह से सुबह पूरा धूप निकलते थे और शाम को एक थंडरस्टॉर्म मेघ गर्जन का एक्टिविटी होते थे। ऐसा वाला अगर एक्टिविटी लिया है तो पिछले 10-15 दिन से कंपेयर किया तो अगला 10 दिन में थोड़ा अच्छा बारिश ही होने की संभावना है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।